अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद अब वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया। आज सेनेट इंतखाबात के हवाले से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हफ्ते को वो एतमाद के वोट के लिए ख़ुद को कौमी असम्बली में पेश कर रहे हैं। अगर अरकान असम्बली को लगता है कि मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ ऊपर करें, मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा। अरकान असम्बली सबके सामने बताएं कि इमरान खान के साथ नहीं है। यह आपका जमहूरी हक है, मैं इसकी इज़्ज़त करूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर उन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलता और तो वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार चला भी जाए तो जब तक ज़िंदा हूँ कौम का पैसा चोरी करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बहुत से सवालात भी उन्होंने उठाए कि सुप्रीम कोर्ट में आपने ओपन बैलेट की मुखालिफत क्यों की, क्या आइन चोरी की इजाज़त देता है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे 15-16 अरकान कौन से हैं जो बिके हैं। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो बिके हैं, लेकिन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए उनको बचा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पैसे देकर ऊपर आना, ये जमहूरियत है क्या? इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया तो क्या 1500 बैलेट पेपर्स पर बार कोड नहीं लगाया जा सकता था? आज आपने मुल्क की जमहूरियत का वक़ार मजरूह किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का मौका दिया। एक तरफ वज़ीर आज़म अपनी शिकस्त का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहाँ होगा। हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। अपनी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि मुझे एक एक रुकने कौमी असम्बली का पता है कि कौन आपके साथ बैठा है और दिल हमारे साथ हैं। मुझे पता है कि किसने ज़मीर के मुताबिक हमें वोट दिया था, किसने बुग़्ज़ हफीज़ शेख और बुग़्ज़ इमरान खान में की वजह से वोट उनको दिया। हम जानते हैं कौन अगला इलेक्शन तीर और शेर के निशान पर लड़ना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, हम आपको कहीं नहीं भागने देंगे और आपका पीछा करेंगे। हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी करेंगे। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया तो आगे गड़ा है तो पीछे खाई है। उनके अरकान से कहती हूँ कि आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरी के जराइम में बिल्कुल शरीक ना हो। अगर इन अरकान ने इन चोरों का साथ दिया तो आवाम इनका मुहासरा करेगी। अपनी तकरीर में मरीम नवाज़ ने यह कहा कि किसने कहा था कि अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ तो इलेक्शन के बाद अपोजिशन रोएगी। ओपन बैलेट और वो तमाम भाग दौड़ ऐसे नहीं थी। उनको नज़र आ गया था कि हम हार रहे हैं। तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर सेनेट की एक नशिस्त नहीं जीत सकते। अब सवाल ये है कि अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त का जिम्मेदार क्या इलेक्शन कमीशन को ठहराया जा सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जो आज प्राइम मिनिस्टर ने की उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता? सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? सवाल ये भी अहम है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी पैसे के ज़ोर पर वाकई सेनेट इलेक्शन जीते हैं? तो इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, बहुत बड़ा अपसेट है। ज़ाहिर है कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हफीज़ शेख साहब इस तरीके से जो है ना वो इतने मार्जिन से जो वो जीत जाएंगे, हार जाएंगे और गिलानी साहब जीत जाएंगे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारी जिम्मेदारी डाली इलेक्शन कमीशन पर, जिस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, इलेक्शन कमीशन का एक्ट 2017 उसकी शिक 10 के तहत इस तरीके से तनकीद, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती है। उनके पास हाई कोर्ट जैसे जो है ना वो इख्तियारात हैं। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, बिके आपके लोग हैं सर? देखिए शाजिया, बात यह है कि इस प्रोग्राम में जो आप कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि आप दूसरी तरफ बुला लेती इब्ने गिलानी, ये अली गिलानी है जो भी नाम है उसका, जो कि बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए, सही लोगों को खरीदते बेचते वीडियोस तरीके बना दें बताने में, तो बनता तो ये है। तो जब आपके पास जो असल मुजरिम है जो कि इस घिनौने कारोबार में
इस लेवल पे होते हैं, तो अगर मेरा बेटा ये काम करता तो मुझ में तो इतनी अखलाकी जुर्रत होती कि मैं अपने आप को इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया पे इस बात पे इतनी नहीं बात हो रही है। बात तो यही होनी चाहिए कि वो लोग जो इसके मुहर्रिक हैं, जो कि इस चीजों को पैटर्नाइज करते हैं, इंकरेज करते हैं और इसके अलाकार होते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए। ये सारे सिस्टम विस्टम अपनी जगह पर, लेकिन जब तक आप उन किरदारों को नहीं करेंगे, और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि गिलानी साहब अगर वो हार गए हैं, हफीज शेख एक ऑनेस्ट आदमी है, उस पे आप जो भी और लगा दें, ही इज एन ऑनेस्ट एजुकेटेड मैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें प्रोफाइल में बिल्कुल बैठता है। जितना जिम्मेदार खरीदने वाला है, जितना बड़ा जुर्म वो कर रहा है, बिकने वाला भी सर उतना ही जिम्मेदार है। नहीं, देखें मेरी बात सुने शाजिया, देखें आपका एक रोल होता है मीडिया में। मैं नहीं हूं आपको सिखाने वाला कि आपका मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जब इस किस्म की बात होती है, यानी आप ये कहते हैं कि छुरी पे हम गिरे, ये बुनियादी तौर पे आपका जिस्ट ऑफ योर आर्गुमेंट इज दिस। मेरा पॉइंट ये है, ज़ाहिर हमारी अपनी भी राय होती है। मैं जाती तौर पर इस चीज के हक में थी कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ताकि वो लोग एक्सपोज हों, ताकि पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ कोई ना जाए। सर मैं अपनी जाती राय अगर आपको बताऊं, ज़ाहिर हमारी अपनी भी जाती राय होती है सर, मैं ओपन बैलेट के हक में थी सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ये गिलानी, अली गिलानी है, जो भी है, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। हर 5 मिनट बाद इनकी वीडियोस चलनी चाहिए कि ये है वो लोग मुजरिम जो कि ये घराना कारोबार करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं। हम तो कहते आए हैं, ये हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या पार्टी हो, कि हम चाहते थे इन्हीं चीजों से बचने के लिए। अब देखें, इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पैसे चले हो गया ना, कंट्रोवर्शियल हुआ सर, हुआ, बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। एग्जैक्टली। तो जब ये इस किस्म की चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या था, जिसमें कि हमने यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम पार्लियामेंट भी गए, हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी निकाला, मकसद यही था इस दिन से बचने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। अब ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट थे शिबली फराज साहब कि उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर खुफिया बैलेटिंग भी होगी तो ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। मतलब कि वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ओपन हो खुफिया हो, हमने ही जीतना है। उन्हें अपने लोगों पर इतना एतमाद था सर। अब सिंध में क्या हुआ, 2 लोगों ने ओपनली कहा कि वो फैसल वाउडर अबड़ू को वोट नहीं देंगे। अब उनको इजहार वजह का नोटिस भेज दिया गया, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में कहा कि जो मुझे एतमाद का वोट नहीं देना चाहता हाथ खड़ा कर दे, मैं उसकी इज्जत करूंगा, उसकी जो राय होगी मैं रिस्पेक्ट दूंगा। एक तरफ इजहार वजह के नोटिस भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं इज्जत दूंगा। नहीं, देखें, आप इसमें जो आपके जो सवालात बन रहे हैं ना शाजिया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ये आप जो है तो एक ऐसे शख्स जो कि इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, जो कि पूरे निज़ाम को ठीक करना चाहता है, और वो जो एक एस्टेब्लिश्ड माफिया है, वो लोग जो इस मुल्क की तबाही, बर्बादी, अखलाकी, मुआशी, सियासी जो अक़दार है हमारी, इसकी, हमारे कल्चर की, उसको तार तार करने वाले लोगों को कटहरे में खड़ा होना चाहिए, इमरान खान को नहीं। इमरान खान वो बहादुर लीडर है जिसने कि ये खुल्लम खुला कहा है कि वो बजाय इसके कि गीदड़ों की तरह छुपने के, जिस तरह के और करते आए हैं, वो एज अ डायरेक्ट जो है तो वो जाएंगे और अपने लिए एतमाद का वोट लेंगे पार्लियामेंट से। सर कितने पर उम्मीद है आप लोग एतमाद का वोट लेकर उसमें कामयाबी के लिए? सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आप अगर सुन लें तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मुझे अपोजिशन में बैठना पड़े, मुझे पार्लियामेंट के बाहर बैठना पड़े, मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, बिकॉज वो कौन के पीछे लगे हुए हैं। वो उनके लिए इक़्तिदार ये एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए एंड नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर आप सोचें, आपको बात तो करनी चाहिए थी, आपको पहले तो वायदे मुझे भी मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुबारक आपको सर, बहुत बहुत मुबारक। अभी मैं नहीं मानूंगा, अभी मैं नहीं मानूंगा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पूरी हमने स्वीप किया, जो हमारा जहां पे हमारा हिस्सा बनता था वो हमने, आप लेके बैठ गए सिर्फ इस्लामाबाद की एक सीट। आप उस सीट का भी जिक्र करें जिसमें कि हमारी, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ सर, मैं अपना बताती हूँ सर, मैं इसको ऐसे ले रही हूँ कि जरूरी नहीं है सर जिन्होंने वोट नहीं दिया या जिनके वोट ज़ाये हुए उनको इमरान खान से एतराज़ हो। सर ये शख्सी इख्तलाफ भी हो सकता है हफीज़ शेख साहब से। अगर इमरान खान से इख्तलाफ होता तो फौजिया अरशद भी ना जीतती। सर ये मेरी अपनी राय भी है और मेरी अपनी सोच भी है सर। आई रिस्पेक्ट दैट। मेरा सवाल, अगली बात जो है
कि अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो अपोजिशन पे क्यों ऐसी मुसीबत आ पड़ी है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? लगता तो ये है ना कि वो इस चीज को रिपीट अब उनको पता है कि वो कर नहीं सकेंगे, तो वो तो इस वक्त बौखलाए हुए हैं अपोजिशन, चाहे वो मरियम हो या वो बिलावल हो, वो बौखलाए हुए हैं। वो इनके लीडर्स देख ले, वो ये कह रहे हैं कि जी ये किस तरह होगा और नहीं होना चाहिए और उनको इस्तीफा आपके कहने पे देगा। पार्लियामेंट के मेंबरान का अगर कॉन्फिडेंस होगा वो रहेंगे। सर वैसे अगर 20 लोगों का पता चल सकता है 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ केपीके में, ये भी 6-7 लोगों का पता लगाना मुश्किल नहीं है वैसे आप लोगों के लिए? देखिए, पता सब चीज का इसलिए तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अल्टीमेट सीक्रेट नहीं है वोट, हाँ। पता चल जाता है। और देखिए हमें तो अभी की बात है ना, तो यही सारी इन चीजों को बजाय इसके कि हमें पता हो कि अगर हम ताला लगा दें तो चोर नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम दरवाजे खुले छोड़ के कह देंगे कि जी चोर आए तो फिर ये गलती चौकीदार की होगी, ये इसकी होगी, उसकी होगी, इसलिए हम एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसके लिए हमने अमली की है कि निजाम ऐसा बने कि कोई इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा ना हो। ये मुतनाज़ा हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खिताब किया, उन्होंने कहा पैसा चला है इस इलेक्शन में, ये पिछले 40 सालों से ऐसा होता आ रहा है, मैं इस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा था, इलेक्शन कमीशन ने इस जमहूरियत को नुकसान पहुँचा दिया है। सर वाकई पैसा चला है तो सर ये तो वही हॉर्स ट्रेडिंग, शायद ये भी एक चीज़ फिर साबित हो गई कि इसीलिए आप लोग नहीं चाहते थे कि खुफिया बैलेटिंग जो है ना वो ख़त्म हो और ओपन बैलेटिंग के ज़रिए इलेक्शन करवाए जाएं। नहीं शाजिया, शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो बता दूं कि क्यों हम चाहते थे सीक्रेट बैलेट। और सीक्रेट बैलेट इस तरह भी नहीं, हमारे ये एक इलेक्शनों की स्पिरिट है कि इलेक्शन हमेशा खुफिया सीक्रेट बैलेट से होती है। बैलेट जब बैलेट होगा तो वो हमेशा सीक्रेट होता है। तो कहने का मकसद है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव विजडम से ये चीज़ है और सारी दुनिया में ये प्रिवेल करती है, लेकिन इफ इट ऑल कि यहाँ की ज़रूरत है कि ये ओपन बैलेट हो, तो मैं समझता हूँ फिर उसका जो तरीक़ेकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं मेरे पास क्योंकि मैं कर नहीं सकता तो या कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीक़ेकार है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, आप लोग करने नहीं देते हैं, आप साथ ही नहीं देते हैं जनाब। कब उन्होंने हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात की? इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं, इलेक्शन की इस्लाहत, हम बार बार कह चुके हैं कि बैठे हमारे साथ एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का जो चीज़ है उसको करें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, दूसरे लॉज बनाने हैं, वो बैठ के बात करें। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं कि ये हमारे साथ तामन नहीं करते। हमने बार बार इनको कहा है कि हमारे साथ बैठें, और जो हमारे पास सजेशन है, जो आपके पास सर पार्लियामेंट में बिल लेके आए 226 तरमीम करने के लिए, सर आप लोगों ने साथ ही नहीं दिया। सिर्फ एक अपने मकसद के लिए इनको याद आ गया। आप मुझे बताएं कि अच्छा उनका क्या मकसद था? बाय द वे वो तो चाहते थे फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। सेनेट में इनको खौफ था कि हमारे वोट, अपनी पार्टी में ये है नहीं, कमिटमेंट लोगों की है नहीं, वो लॉयल है नहीं पार्टी के साथ, और क्योंकि चूचू का मरबा है इनकी पार्टी, इधर उधर से पकड़े हुए लोग हैं, वो टर्न कोट हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, ये उनकी हिस्ट्री है। तो उनको काबू करने के लिए ये एक खास स्पेसिफिक, जब संजरानी साहब का इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट का, उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी। जब MP हमारे वहाँ पंजाब असम्बली में तोड़े हैं इन्होंने 6-7, उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी। बदला लिया आप लोगों ने, वन साइडेड बात ना किया करें आप। बदला लिया। हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि आप लोग ऑपोजिशन की साइड की बात करें, आप लोगों से सवाल करें, आप कहते हैं वन साइडेड बात करें। मेरा सवाल है बदला लिया। फिर मैं आपको क्लियर बताता हूँ
कि आप बिल्कुल ये क्लियर सुन लें कि हमारा जो एक देखें, दूसरी बात होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है या कोई मनी बिल है या कोई ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि उस पर वो लोग पाबंद हैं जो इन्होंने किया हुआ है, तो ये चीज़ें जो है वो कॉन्शियस वोट भी होता है कि आप अगर शेख हफीज को खड़ा करें, इनकी औरत को क्यों मिले हैं 174? इसलिए कि शेख हफीज के साथ जो लोगों की एक है चीज़ कि ये IMF का नुमाइंदा है, वाशिंगटन से आते हैं, वापस चले जाते हैं और बैग उठाएंगे वापस चले जाएंगे, ये पाकिस्तान में वजीर बनने के लिए, ये वहाँ एक चीज़ डाई। और फिर तकब्बर और गुरूर ये किसी जगह पे नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर तकब्बर करे और आपको इज्जत ना दे, आपके साथ बैठे ना, आपकी कोई मसाइल ना सुने। ये मसाइल तो वैसे आपके लोगों को भी नवाज शरीफ साहब से थे, ना मिलते हैं ना बैठते हैं, साल साल शक्लें नहीं देखते। हमारा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने अपनी जमात को अवामी बनाया, मुस्लिम लीग को ड्राइंग रूम से निकाल के एक अवामी जमात बनाया, उनकी बड़ी लंबी। अच्छा, वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं हफ्ते को, आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे? देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप को नफसियाती और सियासी एक सहारा देने के लिए इन्होंने कोई ये शोशा छोड़ा है, लेकिन जो एक डैमेज हो गया सीक्रेट बैलेट से पता चलना चाहिए कि क्या लोग इनके साथ हैं, इनकी कारकर्दगी से मुतफिक हैं, क्या इनकी पॉलिसी से मुतफिक हैं, क्या इनकी तरीक़ेकार कंडक्ट से, इनके रवैये से मुतफिक हैं, वो खुश है अपनी लीडरशिप पे, या प्राइम मिनिस्टर के साथ वो खुश हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने जोड़ियां ठाठा कर बददुआएं दे रहे हैं। वो बददुआओं का नतीजा है इनके अपने जो लोग साइनकार आते हैं वो आंखों आप कह रहे हैं पैसा नहीं चला, कि लोगों ने अपनी नाराजगी जो है ना वो निकाली है, पैसा नहीं चला, ये कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि लोग वोट देना चाहते थे, वो क्रिब करते रहते थे, 30-35 लोग हमेशा में मिलते थे और 1.5 साल से वो क्रिब कर रहे हैं। अच्छा, कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मार्जिन ज्यादा था हमारा विक्ट्री का, 35 उन्होंने कहा, लेकिन फिर अचानक कम कैसे हो गए? ये बस कुछ असरअंदाज हुए हैं वो अपने मेंबरों पे, इन्होंने मिलना शुरू किया, इन्होंने और भी लोग बीच में पड़े, जब ये चीजें जो हैं वो हमें नजर आ रही थी कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छा। ये करते करते इस तरह चीजें यहाँ तक पहुंची हैं और अल्लाह ने कामयाबी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब मसून के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुझे वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, जितनी तहरीक इंसाफ पुरएतमाद थी हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, उससे ज़्यादा पुरएतमाद अपोजिशन थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। फिर आपको भी पता है इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार की बातें बिलावल भुट्टो ने भी की और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी की कि इस्टेब्लिशमेंट लग रहा है कि न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है। अब जो एतमाद का वोट लेने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है, परसों वो लेंगे हफ्ते वाले दिन एतमाद का वोट, क्या ये अपने ऊपर से दबाव को कम करने की कोशिश है या शकूक व शुबहात तो बढ़ गए हैं कि देखा जाए कि जिन लोगों ने यहाँ पर धोखा दिया है अदम एतमाद की तहरीक में वो क्या करते हैं, इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हाँ, इलेक्शन से पहले जो है वो अमूमन जो है वो दोनों साइड्स जो हैं वो पुरएतमाद होती ही हैं, उनमें से एक ना एक जो है उसका अंदाज़ा गलत साबित होता है, तो ये तो होता है इंतखाबात के अंदर। लेकिन इस इंतखाब के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सूबों से भी और वफाक से भी सेनेट की सीट्स के ऊपर इंतखाब हो रहा था। और इस सारी जो धूल उड़ी और इस गर्द के बाद पता ये चला कि अगर ये ओपन बैलेट होता, यानी शफाफ इंतखाब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था,
तो उतनी ही सीट्स मिलती तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को जितनी कल मिली। पहली बात तो ये मैं ज़रा वाज़ेह करना चाहता था। दूसरी, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है, हफीज़ शेख साहब की जो सीट थी वो अहम सीट थी। तहरीक इंसाफ ने पूरी मेहनत की उस सीट को जीतने के लिए और उसके अंदर कामयाबी नहीं हासिल हुई, तो उस हद तक ये पॉलिटिकल सेटबैक ज़रूर है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का ताल्लुक है जी, हम तो ये समझा रहे हैं कि 2018 से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी तौर पर न्यूट्रल है। जाहिर है एक फ़ौज का काम होता है, हुकूमत का एक इदारा है और उसके साथ वो मिलके काम करते हैं जो कौमी नज़्म-उल-ऐन होता है उसके लिए। लेकिन जहाँ तक सियासी तौर पे है वो बिल्कुल। लेकिन असद उमर साहब, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश की गई है? ऑपोजिशन को भी राम कर लिया गया है, दूसरी तरफ हो सकता है अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो, इधर से आप लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई हो। बैक ऑफ द चैनल लगता है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आपको नहीं लगता कि वाकई न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है सिचुएशन को? अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये तो उस बुनियाद पे हो कि अगर ये फैसला कहीं और हुआ हो अदम एतमाद का, ये फैसला तो हम लोग रात को बैठे बनी गाला में वज़ीर आज़म के साथ और वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला हुआ है और उसके ऊपर भी दो राय थी, उसके ऊपर बहस भी हुई है और उसके बाद फैसला हुआ और सबने इत्तेफाक किया कि ठीक फैसला है। तो ये उस फैसले के उस वक्त कमरे के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं था। देखें, जो अहम चीज़, अब सवाल आपका जो था सबसे अहम हिस्सा ये था कि ये वोट कॉन्फिडेंस लेने क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान जो है ना वो सियासत उन्होंने की नहीं थी कभी वजीर आजम बनने के लिए। इमरान खान की सियासत एक नजरिए के ऊपर बेस्ड है, एक बुनियाद उसका एक नजरिया है, एक पाकिस्तान का उनका विजन है, जैसे ख्वाब है जो कायद आजम का पाकिस्तान का ख्वाब है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनके लिए सिर्फ कानूनी जवाब जरूरी नहीं है कि वो वजीर आजम की कुर्सी पे कंटिन्यू करें। हम बड़ी आसानी से ये भी बहस कर सकते थे और उस बहस के अंदर वजन भी होता कि इमरान खान ने तो कल भी अददी अक्सरियत जाहिर कर दी, 174 वोट पड़ गया फौजिया अरशद को और 172 जो है उसके साथ मेजॉरिटी हो जाती है। लेकिन हम किसी बहस मुबाहिसे के अंदर पीछे इमरान खान छुपना नहीं चाहते। लेकिन फिर ऑपोजिशन कह रही है कि इतनी मोरालिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें, फिर देख लें, अवाम की अदालत में आ जाएं, फिर देखें अवाम किसके साथ चलती है, फिर असम्बलियाँ तहलील करें। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। ये तो सियासी फैसला है ना इसका तहलील से। कल क्या अवाम ने वोट डाले थे? और फिर मैं वही दोबारा मैं दोहरा दूं इसलिए कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कल वोट अवाम ने नहीं डाला, कल वोट मुंतखब नुमाइंदों ने डाला है। उन मुंतखब नुमाइंदों ने क्या वोट डाला है? जितना तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का हिस्सा बनना चाहिए था, जितनी सीट्स आनी चाहिए थी कि इंतखाब में हमारे हिस्से में उतनी ही सीट्स आई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल के इलेक्शन धोखा दिया किसने? पार्टी के अपने लोगों ने दिया या इत्तेहादी धोखा दे गए? मुझसे किसी ने पूछ के धोखा नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता किसने धोखा दिया है। नहीं, कुछ शकूक शुबहात तो होते हैं ना जनाब। अच्छा, शकूक शुबात अगर मुझे होंगे भी तो मैं मुझसे बड़ा सियासी नाबालिग कोई नहीं होगा कि मैं टीवी में बैठ के वो शकूक शुबात बनाता शुरू कर दूं। होती है तो बाद में सामने तो आती हैं चीजें कि इत्तेहादियों का अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो दो पार्टियों के साथ जिनके साथ मेरा बराह रास्त जिम्मेदारी मेरी लगी हुई थी, वो पहले से भी मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ जो है वो कांटेक्ट राब्ता रखना और उनके इश्यूज के साथ डील करना। वो MQM है और GDA है जो सिंध की दोनों पार्टी इत्तेहादी पार्टीज हैं हमारे साथ है और मुझे पूरा मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने भरपूर तरीके से ज़ाहिरन भी और हकीकतन भी उन्होंने सपोर्ट किया है। हम अगर आप देख लें हमारा वोट इस वक्त सिंध की असेंबली के अंदर हमारे इलेक्ट हुए हैं टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर PTI के नुमाइंदे, वो हो ही नहीं सकते थे अगर ये MQM और GDA वाले हमें वोट ना डालते। अच्छा, इसका मतलब है अपने ही धोखा दे गए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि ज़रूरी नहीं कि जो अदम एतमाद किया है जिन लोगों ने वोट जिनके ज़ाया हुए हैं उनके गिले शिकवे इमरान से हो, ये भी तो हो सकता है, इमरान खान से हो, प्राइम मिनिस्टर से हो, ये भी तो हो सकता है कि ये एक शख्सी इख्तलाफ हो, हफीज़ शेख के साथ इख्तलाफ हो, क्योंकि आप देखें कि फौजिया अरशद भी तो वहीं से जीती है ना, तमाम अरकान ने उनको तो वोट दिया है। फिर इसको हम शख्सी इख्तलाफ कह सकते हैं। अब तक तो मैं आपको सही बताऊँ, लोग तो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं
कि आखिर असद उमर जो इतने कैपेबल थे कि वो वज़ीर ख़जाना जब थे, आखिर उनको हटाकर हफीज़ शेख को लगाया ही क्यों गया? क्या मेरिट था हफीज़ शेख का? कितने पुराने पार्टी वर्कर थे, बाहर से आए और उनको आपने आके जो है ना वो वज़ीर ख़जाना लगा दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये शख्सी इख्तलाफ हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हफीज़ शेख की जो पार्टी के अंदर लोग ऐसे हैं जिनको ये टिकट देने पर बहुत इख्तलाफ था। पहली बात तो आपका जो पहला हिस्सा था अपने तज्जिए का, उससे तो मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि फौजिया अरशद को कल 176 वोट पड़े, जिसमें से 2 वोट मुस्तरद हो गए थे और वो भी हमें पता है, वो तो बता दिया था एटलीस्ट एक ने शहरियार अफरीदी का, आपको पता है, सबको पता है कि उनसे गलती हुई थी। और तो 176 वोट पड़ा है कल फौजिया अरशद को। तो इमरान खान से अगर लोग नाराज़ होते और अगर बगावत कर रहे होते तो वो 176 वोट ना पड़ता। आप जो कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर तनकीद हुई थी सीट देने के ऊपर, मेरे ख्याल में जिन सीट्स के ऊपर तनकीद हुई थी उसमें से जिन सीट्स पे सबसे कम तनकीद हुई थी वो हफीज शेख की सीट थी। कोई खास उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं था। कुछ हमारी और सीट्स थी सूबों के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी हमारे, सो कोई ऐसा बड़ा नहीं था कि लोगों ने कहा हफीज शेख को क्यों दे दिया है। लेकिन एक और बात चीज देखें ना असद उमर साहब, हफीज शेख साहब की वो एफिलिएशन तो नहीं है। जब वजारत मिलती है पाकिस्तान आते हैं, जब वजारत उनके पास नहीं होती या हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर जाती है वो बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। एक जो लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन होना चाहिए, लोगों के मसाइल का पता होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि शायद उन्हें तो अपने पूरे मेंबरान जो उनके नाम भी ना पता हों, इतना उनकी एफिलिएशन नहीं है मैं अपने मेंबरान के साथ। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी एफिलिएशन कितनी है अपने लोगों के साथ, आप कितना मेल मिलाप रखते हैं, कितना मिलते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है। आप माने के ऊपर जो है बहुत सारे अपने तज्जिए के अंदर सवालात पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है उससे, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल सामने जो नजर आ रही है सामने वजह वो तो टीवी पे चलती हुई नजर आ रही है ना। पैसा लग रहा है, वोट लग रहा है जिस सीट के ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं शाजिया, ये कल दोपहर को मैंने बात की थी, जो शाम को हमारे इस्लामाबाद एमएनए जो है वो कह रहे थे जी दोपहर को आप ये कह रहे हो, मैंने दोपहर को ये कहा था कि फौजिया अरशद की सीट तो बिल्कुल सेफ है, हफीज शेख वाली सीट के ऊपर मुकाबला है, इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा बड़ी सादा सी वजह, नजर आ रहा है कि हफीज शेख वाली सीट के ऊपर यानी यूसुफ रजा गिलानी के लिए पैसा लगाया जा रहा है और फौजिया अरशद की सीट पे पैसा नहीं लग रहा है। वो हमें पता चल रहा था, खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। हमें कोई खबर ऐसी नहीं आ रही थी कि फौजिया अरशद को हराने के लिए जो भी उनकी खातून का नाम था मुस्लिम लीग की सेनेट की जो कैंडिडेट थी उनके लिए पैसा लगाया जा रहा हो। अच्छा, इसका मतलब है अगर पैसा लगा, आप लोगों को इतना यकीन है, फिर 2018 की तरह जिन 20 लोगों का आपने पता लगाया उनको फिर आप लोगों ने पार्टी से निकाला, फिर तो ये 6-7 लोग हैं, इनका तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। लगा लेंगे जी इंशाल्लाह ताला। जब पता चला तो वो आपको कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि इमरान खान ने क्या एक्शन लेना है। सरदारी साहब ने कल एक टीवी चैनल पे कहा कि पीटीआई ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके पास भेजे, वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कह रहे थे कि आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सबूत इकट्ठे किए जाएं हमें बदनाम करने के लिए, या बताया जाए अगर आप कल को हार जाते हैं तो सारा मुद्दा उनकी उस वीडियो के ज़रिए आप सबूत हासिल कर लें और उन पर डाल दें कि देखें जी पैसे की ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये जो जरदारी साहब ने बात की है, एक नेशनल टीवी पर जरदारी साहब ने आके ये बात की है कि आप लोग इस तरीके से सबूत इकट्ठा करना चाहते थे उनके खिलाफ। जरदारी साहब तो बहुत सारी बातें करते हैं। सवाल ये है कि स्टिंग ऑपरेशन था या नहीं था, वो अली हैदर गिलानी थे या नहीं थे, ये भी बात खत्म हो गई। अली हैदर गिलानी ने खुद सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकरार जुर्म कर दिया। वो तो सारे कौम के सामने खुद बैठ के बता रहे हैं कि हाँ हमने बताया, और वो ये कह रहे हैं वोट मांगते हुए तो हमने लोगों को सुना है। ये कभी आपने सुना है कि वोट मांगते हुए आप ये बता रहे हो कि दूसरे का वोट कैसे खराब करना है? उसके बाद जो बची कुछ जो थी वो दूसरी, उसके बाद जब ऑडियो टेप आई नासिर हुसैन शाह की, वो किस्सा ही मुक गया। उसके अंदर 5 और 10 से ऊपर यानी 5 करोड़ और 10 करोड़ से भी ज्यादा बोली लग सकती है, सारी कौम के सामने आ गया। अब इसमें क्या शक व शुबे की गुंजाइश क्या रह गई? तो अच्छा, चैलेंज करने का फैसला क्यों किया आप लोगों ने? आपको नहीं लगता है कि एक लाहासिल मश्क होगी जब आपके अपने लोग ही धोखा दे गए, फिर चैलेंज करने का फैसला क्यों नहीं किया? क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग?
पहली बात तो जो है वो इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं तकरीबन तमाम इलेक्शन जो है ना उसमें इलेक्शन पिटिशंस हो जाती हैं, कम से कम उसके अंदर बेशतर के अंदर इलेक्शन पिटिशंस हो जाती है, तो कोई अनहोनी बात नहीं है। दूसरी, तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी इलेक्शन के बाद कोई चीज नहीं कही है। हमने इलेक्शन से पहले हमारे नुमाइंदे जो हैं, पार्टी के मेंबर्स जो हैं, उन्होंने जाके पिटिशन जरूर फाइल की थी और उन्होंने ये कहा था कि जी इमरान खान जो सालों से ये कैंपेन चला रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक साफ शफाफ निजाम की जरूरत है और एक साफ शफाफ इलेक्शन का निजाम उसका कलीदी हिस्सा होता है, उसके लिए जो हमने सारी तहरीक चलाई थी, अब तो आपके सामने ये सबूत आ रहे हैं। पहले वो वीडियो आई 2018 वाली, कैसे वो मकरू कारोबार हो रहा है, ऐसे लोग जो हैं वो अपने पास पैसा जमा करा रहे हैं और करोड़ों रुपए उठा उठा के अपनी झोली के अंदर डाल के ले जा रहे हैं। उसके बाद ये आ गई, सारा पाकिस्तान है कि विफाक में बैठकर बहुत बड़ी शिकस्त है हुकूमत की, जिसकी ज़ाहिर है किसी को भी तवक्को नहीं थी। एक धचका तो लगा है आप लोगों को। अच्छा, आपको पता है कि ज़ाहिर है हफीज़ शेख साहब को वज़ीर बनाने के लिए कानूनी रास्ता निकाला गया, अब गालिबन जून तक उनकी मुद्दत है। उसके बाद क्या होगा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, कोई और रास्ता नहीं है, तो असद उमर साहब दोबारा से वज़ीर ख़जाना बन सकते हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? अभी शाजिया इस वक्त कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही है कि हफीज शेख साहब को तब्दील किया जाए। पहली बात तो जो कानून के अंदर गुंजाइश है 10 जून तक, तो उनके पास वैसे ही गुंजाइश है, तो कई महीने उसके अंदर पड़े। 10 जून के बाद क्या होगा? उसके अलावा मैं बताता हूँ ना, उसके बाद क्या, उसके अलावा भी कानूनी रास्ते निकाले जा सकते हैं हफीज शेख को इस अपने ओहदे के अंदर कंटिन्यू करने के लिए। और इस वक्त कोई पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हो रही है कि कोई हफीज शेख की जगह किसी और मुतबादिल को तलाश किया जाए। एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट, क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म साहब की जो किचन कैबिनेट है जिसे हम कहते हैं, ये गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल है? ज़ाहिर है हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर के बाहर के दौरे हों या इधर हों, वज़ीर आज़म के दाएं बाएं नॉन इलेक्टेड लोग नज़र आते हैं। आपके पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों को ये गिले हैं कि नॉन इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत ये कि इलेक्टेड लोगों को दी जाए। आप नहीं समझते कि अब वो वक्त है, अब वो ज़रूरत है कि एक मजबूत सियासी टीम प्राइम मिनिस्टर साहब को बनानी चाहिए, ना कि इतना नॉन इलेक्टेड लोगों पर जो है वो रिलाय किया जाए? देखिए, दो इसके मुख्तलिफ पहलू है। एक तो ये है कि जो गवर्नेंस की टीम है उसके अंदर कई अहम महकमे जो हैं वो इस वक्त नॉन इलेक्टेड लोगों के पास हैं और उसकी वजह से इलेक्टेड जो हमारे लोग हैं उनके अंदर ये ज़रूर ख्याल पाया जाता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो उनका पूरा किरदार होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों के अंदर ये फीलिंग पाई जाती है। हाँ। दूसरा, जहाँ तक बात है कि वो किचन कैबिनेट के अंदर है या नहीं, देखें किचन कैबिनेट जहाँ तक सियासत का है तो वो तो सियासी लोग हैं। हाँ, तहरीक ये जरूर है कि इमरान खान साहब, और मैं अपनी ज़ात का आपके सामने, मैं सारे पाकिस्तान के सामने ये बात कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब जिस मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, मुल्क की गवर्नेंस और जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के, महंगाई हो, बिजली हो, जो भी मसाइल हैं, सुबह से लेके रात तक, मेरे ख्याल में पिछले तो 30 साल में कोई ऐसा लीडर नहीं गुजरा होगा जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की हो इन गवर्नेंस के मामलात से। तो मैं भी उनको ये कहता हूँ कि जी ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ सियासी मामलात के लिए भी टाइम निकाला करें, क्योंकि आखिरकार हम एक सियासी हुकूमत है, एक सियासी पार्टी है, हम इलेक्शन जीत के आए हैं, हम तो किसी और के जोर पे नहीं आए ना। हम तो बहुत सारे जो पहले लीडर पैदा हुए हैं जो बूट पॉलिश करके आए थे, हम तो वो नहीं है। तो इमरान खान की जिद्दोजहद की बुनियाद के ऊपर हम आए, जिद्दोजहद की बुनियाद पे आए। तो बिल्कुल ये मेरी भी राय है, बहुत सारे हमारे सीनियर जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी राय है कि सियासी मामला को जरा ज्यादा। इस अपसेट के बाद प्राइम मिनिस्टर कितने अपसेट नजर आए? सुना है शहरयार अफरीदी साहब पर बड़ा बरहम हुए, गुस्सा हुए कि तुम्हें वोट डालना नहीं आता, तरीका नहीं पता था, पता कर लेते। वो कितना अपसेट देखा है शिकस्त के बाद प्राइम मिनिस्टर को आपने? अच्छा, शहरयार अफरीदी के साथ मैं बैठा हुआ था जिस वक्त शहरयार अफरीदी ने आके बताया कि क्या हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ था जब शहरयार अफरीदी ने आके बताया। उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया था, तो उस वक्त कोई वैसे गुस्से की बात नहीं है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उनसे, जो जायज़ बात है। मैं भी उससे सवाल पूछता, यार शहरयार एक एक्सपीरियंस आदमी हो, यार उसकी जो भी बेचारे की हेल्थ के इशूज़ थे जिसकी वजह से भी उससे गलती हुई हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। तो पहली बात तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है हार जीत से, ये रिजल्ट आने से बहुत पहले की बात है। और मैंने ही उसको रिकमेंडेशन दी थी
थी कि राइटिंग में जाके एप्लीकेशन दो, जो फिर उसने एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद तहरीरी रिकॉर्ड उसका मौजूद है। जहां तक उसकी, मैं आपको एक बात बता दूं कि रात को, ये भी मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहा था, मेरी रात को फाइनली जाके बिजी थे हम सारी देर तक, तो 12:30 बजे के करीब जाके मेरी बीवी से फाइनली बात हुई। उसने मुझसे पूछा तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? अच्छा। मैंने कहा मुझे आज शाम सबसे गुजरी है ना, मुझे उस वक्त से ये याद आ रहा है कि मैं सियासत के अंदर हूं क्यों। इस वक्त इमरान खान जो है ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं इन हिज एलिमेंट्स है। इस वक्त वो कॉन्फिडेंट है। देखिए, इंसान खौफजदा उस वक्त होता है, अफसरदा उस वक्त होता है जब उसके हाथ से कोई ऐसी चीज छीनने का खतरा हो जिसका उसको बहुत ज्यादा उसको इश्क हो, लगाव हो। और मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है, किसी के लिए वो दौलत होती है, किसी के लिए वो अपने प्यारे होते हैं, किसी के लिए वो ताकत और हुकूमत होती है। इमरान सियासत के अंदर हुकूमत करने नहीं आया था, वो वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया था। तो इंशाल्लाह ताला हमें कोई इसमें शक नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर। वैसे एक बात है, आप इसको डिनाई करें या माने, जब कल वफाकी वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चेहरे उतरे हुए थे सब लोगों के। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि मेरे और शीरीन मज़ारीन तो मास्क पहना था, तो आपको पता ही नहीं चल सकता कि हमारे फवाद ने तो मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे थे। मैं बताऊं क्या बेचारे, मैंने भी देखी हो तस्वीर, किसी ने कोलाज बना के दिया। 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेचारे शिबली का कोई 5 सेकंड का क्लिप, फिर कोई फवाद चौधरी का क्लिप। देखिए मैं आपको ये बता दूं, बाकी सबका मुझे नहीं पता, मैं आपको बता सकता हूं इमरान खान इस वक्त पुरएतमाद है, कॉन्फिडेंट है, और जिस जंग के अंदर, जो पाकिस्तान की अवाम के हुकूक के जंग के लिए उन्होंने ये 24 साल से बेड़ा उठाया है ना, उसमें इसी किस्म के मौके तो आते हैं जिस वक्त इंसान का जो बाकायदा कहते हैं ना, ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं जैसे आपको कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, कल शाम से मुझे ये याद दहानी है, वो वरना आप काम में लग जाते हैं, गवर्नेंस में लग जाते हैं, ये याद दहानी है। इस सियासत में आए थे, इस माफिया से लड़ने के लिए आए थे, इस घिनौने कारोबार से जिस पैसे ने पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, इसी से तो लड़ने के लिए आए थे। तो हमारे लिए तो ये जबरदस्त मोमेंट है। हमारे लिए वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। साबिर साहब, अभी अपने ख़िताब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए सवालात छोड़े, उनको ज़िम्मेदारी का मुर्तकिब ठहराया कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों ओपन बैलेटिंग की मुखालिफत की, 1500 बैलेट पेपर पर बार कोड नहीं लगा सकते थे आप लोगों ने जमहूरियत का वक़ार जो है ये मजरूह किया है। क्या वाकई इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डालना दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर साहब की? हमारे जहनों में तो सवाल आता है कि अपने लोगों से भी पूछ लें जो बिके हैं। देखिए, बिकने वाले तो मौजूद रहते हैं, मसलन क्रिमिनल्स हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उन क्रिमिनल्स को रोकना, उनको सजाएं देना, उनको पकड़ना, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम होता है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि उनको ये काम करना चाहिए था। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पूछता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछता रहा कि आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ बैलेट पेपर छापने हैं और वोट कास्ट करके रिजल्ट अनाउंस कर देना, आपका ये काम नहीं है। आपका काम आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 उसमें डिटेल बताया हुआ है, फिर आर्टिकल 220 है, फिर आर्टिकल 222 है, वो अपनी जजमेंट में भी उन्होंने लिखा। और जस्टिस इजाजुल अहसन ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने बार बार सवालात किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ, उनके कानों पे जूं तक न रही। सर, उन्होंने टाइम की कमी है, हम लोग इतने इकदाम नहीं कर सकते। सर, कोई मसला ही नहीं था, 12 तारीख तक ये डिले कर सकते थे। अच्छा। 10 तारीख को भी इलेक्शन हो सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 1200 बैलेट पेपर है, कितना टाइम लगता है छापने में, कितना टाइम चाहिए? तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा 1 घंटे की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्यों इतने सवालात उठ रहे हैं?
कुछ ही अर्सा पहले NA-75 का इलेक्शन होता है, तो रात 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाग रहा था एक हल्के के लिए। वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को भी हम फ़ोन कर रहे हैं, IG को भी किया, चीफ कमिश्नर को भी किया और इलेक्शन कमिश्नर को भी किया, तो हमें कोई नहीं मिला। और उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो कुछ दे दिया जिसका किसी भी फरीक ने नहीं मांगा था, पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल कर दिया। फिर आपने कमिश्नर हटा दिया, DIG हटा दिया, DC को सस्पेंड कर दिया, DPO को सस्पेंड कर दिया, OST बना दिया और गवर्नमेंट ने वो फुल मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन अगर मशकूक हुए उधर आप रीपोल करवा सकते हैं, तो ये भी मतनाज़े हुए, यहाँ पे भी एक्शन लेना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। एक्शन उससे पहले जी 2 दिन पहले ऑडियोज आ गई, वीडियोज आ गई, करोड़ों रुपए की डीलें हो रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वुज़रा गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताला लगा हुआ था और उनको कोई नहीं था कि बस ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम तो पुराने तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन करवाएंगे, आइंदा का सोचेंगे। वो विजिलेंस कमेटी किधर गई? फिर पैसा चला है या वाकई कोई सिर्फ गामो गुस्सा निकाला हफीज शेख साहब के खिलाफ? फौजी अरशद भी तो जीती हैं। नहीं, मैं वो आप वो सुन लेना। एक सीट खरीदनी थी उन्होंने, एक सीट उठा ली है। पार्लियामेंट में राजा परवेज अशरफ साहब की तकरीर है कि माल पकड़ लिया इन्होंने और वो आपकी सफ़ों में बैठे हैं, और वो ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर पे वो राजा परवेज अशरफ ने कहा है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पैसा नहीं चला, पैसा एक सीट पे उन्होंने चलाया, वो बता दिया। और तो न्यूट्रल एम्पायर की बातें किस तनाजुर में की जाती रही है? बिलावल भुट्टो ने भी की, गिलानी साहब ने भी की, क्या कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है? देखिए वो तो एक अलग चैप्टर आ जाएगा न्यूट्रल एम्पायर का। मसला ये है कि इसी हाउस में एक ईवान है कौमी असम्बली का, वहाँ पे दो सीटों पे इलेक्शन है। एक सीट पे 164, दूसरी सीट पे 174, और जिस सीट का आपको अपोजिशन की आप सुन लें, अपोजिशन ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमने खातून की नशिस्त जीतनी है। वो सिर्फ यूसुफ गिलानी साहब की बात कर रहे थे कि हमने ये सीट हमने जीतनी है, और उस पे फोकस ही नहीं, ना उन्होंने फोकस किया ना उन्होंने क्लेम किया। और जो ऑडियो वीडियो हैं उसमें भी यही बात है कि जरदारी साहब क्या चाहते हैं, जरदारी साहब ये चाहते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको रोका जा सकता था, और इसीलिए। अच्छा, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरा ख्याल है एतमाद का वोट बिल्कुल वो ले लेंगे, और उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो इसीलिए आए हैं कि अगर एतमाद का वोट उनको नहीं मिलता तो आज उन्होंने तीनों ऑप्शन बता दिए हैं कि वो अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं, वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं, वो लोगों के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, और इक़्तिदार से उनको कोई दिलचस्पी अब उस तरह से नहीं है कि उनके सर पे वो उन्होंने कहा कि तलवार लटका के तो मुझे इसी तरह लेके आगे चलेंगे। तो उस माहौल में वो काम करने के लिए अब तैयार नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।